निशा अपने गरीब ससुराल में चूल्हे पर बैठकर रोटियां बना रही होती है। उसके गरीब सास ससुर और पति बैठे खाना खा रहे होते हैं। माँ जी, क्या आप और रोटी लोगे? नहीं बहू, बस हो गया, तुम अपने लिए खाना बना लो। तभी घर के बाहर अचानक से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। घर का दरवाजा खुलता है और सामने से निशा की गोरी बहन तनीषा आती है। वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारी काली शक्ल की तरह तुम्हारी किस्मत भी काली ही है। इसलिए मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। ये मेरे एक ड्राइवर के पास काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन जैसी मिठाई है। तनीषा, तुम्हें मेरे लिए ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई, क्यों नहीं थी? आखिर तुम मेरी बहन हो, काली हो तो क्या हुआ, हो तो बहन ही। और फिर 6 महीने से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की खबर देने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम भी गर्भवती हो। देखो, मेरा एक ड्राइवर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया, दूसरा ड्राइवर मिठाइयाँ लेकर आया है और तीसरा ड्राइवर ड्राई फ्रूट्स लाया है। और ये जो चौथा ड्राइवर है वो तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया है। इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। उसकी ऐसी ताने भरी बातों से निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो उसकी सास देख लेती है। तुम जो ये पैसों का घमंड लेकर इस घर में आई हो, इसे अपने साथ वापस ले जाओ और चली जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी लाई हुई चीजों में से कुछ नहीं चाहिए। रही बात हमारी बहू की, तो उसे जो चाहिए होगा हम उसे लाकर दे देंगे। तुम अपनी बहन से मिलने आई थी ना, तो उससे मिलो और अपने ड्राइवर को यहाँ से जाने के लिए कह दो। बात क्या करनी है, वैसे भी यहाँ खड़े हुए मुझे गर्मी लग रही है। मुझे तो एसी में रहने की आदत है, यहाँ खड़े होकर बात करना मेरे लिए मुश्किल है। चलो मैं चलती हूँ। अपने ड्राइवर के साथ तनीषा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लता अपनी गर्भवती बहू से पूछती है, निशा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे बताओ। हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारी जरूरत को पूरा जरूर करेंगे। क्या तुमने अपनी बहन से कुछ मांगा था? नहीं माँ जी, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। यहाँ वो अपनी मर्जी से ही आई थी। ये सुनकर लता थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इधर जब तनीषा अपने घर पहुंचती है तो अपने पति को नशे की हालत में देखती है। ये क्या विक्रम, तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुमसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। शराब को तो तुमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा बना लिया है। तनीषा की बातों को सुनकर विक्रम उसे धक्का देते हुए कहता है, अरे तू कौन होती है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? मेरा जितना मन करेगा मैं उतनी शराब पीऊंगा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जेठ जी और जेठानी जी की नजर तुम्हारे कारोबार पर है। अगर तुमने अपने कारोबार को संभाला नहीं तो एक दिन वो तुम्हारे कारोबार पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। अरे जा रहा, चले जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। मेरे साथ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद भी विक्रम शराब ही पीता है। तनीषा परेशान होकर अपने कमरे में आकर रोते हुए सो जाती है। इतना पैसा होने के बावजूद भी तनीषा अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। उधर उसकी काली बहन निशा गरीब थी, गर्भवती थी, लेकिन फिर भी अपने गरीब ससुराल में खुश थी। देखो कैलाश, अगर हमें घर के हालातों को सुधारना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी और सभी को काम करना पड़ेगा। तुम सही कहती हो, मैं भी काम ढूंढ लेता हूँ कहीं। मिलकर काम करेंगे तो हमारी ये गरीबी जल्दी खत्म हो सकती है। तभी घर पर नंद आती है। माँ, पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है। सच बोल रही हो? ये कहकर तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मुबारक हो नंद जी, आखिरकार आपको भी नौकरी मिल गई। अब आपके भैया का भी कुछ अच्छा हो जाए। मेरा मालिक तो ऐसा लगता है जैसे मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। पता नहीं कब दिन बदलेंगे और कब मैं अपनी ही कंपनी का मैनेजर बनूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। मैं सोच रही हूँ कि घर में सिलाई की मशीन रखी है, मैं सारा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ, तो मैं कपड़े सिलने का काम ही शुरू कर दूं। अच्छा सुझाव है बहू, इससे तुम पैसे भी कमा लोगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। इस तरह अब निशा घर में ही सिलाई मशीन रखकर लोगों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। कुछ पैसे कमाकर वो अपनी सास को देती है और उन पैसों में से उसकी सास और ससुर सब्जी बेचने का बाजार में काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार काम करता है। तो उधर गोरी बहन के ससुराल में उसके जेठ और जेठानी उनके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। देखो, तुम्हारा भाई तो अब शराब के नशे में इतना डूब चुका है कि उसे अपनी बीवी का ही होश नहीं है। मैं तो कहती हूँ यही सही मौका है। लेकिन उसकी लोमड़ी जैसी बीवी का क्या होगा? अगर उनको भनक भी लग गई तो हमें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देगी। अरे मेरे पास एक सुझाव है। मैं तो कहती हूँ जब देवर जी को शराब की इतनी लत लगी गई है, उसको शराब में डूबे रहने का ही मौका उठाकर हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं। क्या बात है, तुम तो कुछ ज्यादा ही चालाक होती जा रही हो।
इस तरह रूपाली और आजाद विक्रम को धोखा देने का प्लान बनाते हैं और उसके नशे की हालत का फायदा उठाकर कारोबार, जायदाद और महल जैसा घर के कागज पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। ऐश और आराम तो बहुत दिन उठा लिए देवरानी जी, अब समय है कुछ अच्छे बुरे दिन देखने का। अच्छे दिन गए, बुरे दिन आ गए। तुम कहना क्या चाहती हो जेठानी जी? कि ये कारोबार, ये घर, ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अपने नशेड़ी पति को उठाओ और यहाँ से चलती बनो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये सब कुछ हमारा है। तनीषा के इतने कहते ही रूपाली उसके मुंह पर हर चीज का प्रूफ फेंक कर मारती है। अगर ये कागजात देखने के बाद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली ना हो तो मैं तुम्हें कोर्ट तक भी खींच कर लेकर जा सकती हूँ। तनीषा जब पेपर पढ़ती है तो सब कुछ उसके जेठ और जेठानी का हो चुका होता है। जिस बात का डर था आखिर वही हो चुका था। ना चाहते हुए भी तनीषा को अपना ही घर छोड़कर अपने नशेड़ी पति के साथ घर छोड़कर जाना पड़ता है। अचानक से सब कुछ बदल जाता है। इधर निशा अपने ससुराल वालों के साथ खूब मेहनत करती है। ओह वाह, आखिरकार मेरे अकाउंट में मेरी पहली सैलरी क्रेडिट हो ही गई। पूरे 25,000 रुपए आए हैं, इसमें तो काफी कुछ हो सकता है। उधर निशा को बड़ी बड़ी कंपनी से सिलाई का ऑर्डर मिलता है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सिलाई बहुत अच्छे से करके दूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये लो एडवांस पैसा, पूरे 30,000 रुपए है। काम अच्छा हुआ तो आगे भी काम मिलता रहेगा आपको। एडवांस पैसा लेकर निशा भी बहुत खुश होती है। उधर उसके पति को प्रमोशन मिल जाता है। थैंक यू सर, मेरे प्रमोशन के लिए। आखिरकार मैं इस कंपनी का मैनेजर बन ही गया। तुम्हारे काम और तजुर्बे के चलते तुम्हें प्रमोशन मिला है और अब तुम्हारी तनख्वाह पूरे 50,000 रुपए हो गई है। वहीं सास ससुर के सब्जी का कारोबार भी बढ़ने लगता है। इस तरह पूरा परिवार धीरे धीरे तरक्कियों की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये समय 5 सालों में बदल जाता है। 5 साल बाद जहां काली बहन बहुत गरीब थी, अब वो बहुत अमीर हो चुकी थी। उसकी सभी परेशानियां दूर हो चुकी थी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। वो लोग एक अच्छी हाई फाई सोसाइटी में रहने लगे थे। उफ भाभी, आपको पता है ना आज पार्टी में जाना है, आपने अभी तक स्त्री के लिए कपड़े नहीं भिजवाए। हमारे यहाँ सोसाइटी में कोई स्त्री वाला ही नहीं है, शायद फिर भी मैं एक बार जाकर पता करती हूँ। निशा कपड़े लेकर बाहर आती है और कुछ महिलाओं से पूछती है। सुनिए जरा, इस सोसाइटी में हम लोग नए हैं, हमें अभी यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ कोई स्त्री वाला है? हाँ, यहाँ पर एक स्त्री वाली औरत है, बेचारी बहुत गरीब है। थोड़ी सी दूर पर उसका छप्पर है जहाँ वो रहती है। देखना उसका नशेड़ी पति घर पर ना हो, वो कस्टमर को देखकर बवाल करता है। बेचारी इतनी मेहनत के बाद भी सुख से नहीं रह पा रही है, उसका पति उसे बहुत दुखी करता है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं जाकर देखती हूँ। निशा ऐसा कहकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और चलते चलते वो उसी झोपड़ी के छप्पर के पास पहुंचती है। शायद यही है उस औरत का घर जिसके बारे में वो महिलाएं बता रही थी। निशा बाहर से आवाज लगाती है। अरे घर पर कोई है क्या? मुझे इस्त्री करवानी है, मैं इस्त्री के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। अभी आती हूँ, जरा रुकिए। जैसे ही वो औरत बाहर आती है, वो औरत और कोई नहीं बल्कि तनीषा ही थी, जो कि निशा की बहन है। तनीषा को देखते ही निशा हैरान हो जाती है। अरे तनीषा, तुम यहाँ इस हालत में, ये सब कैसे हुआ? निशा को देखते ही तनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, मैं तुम्हें कहा करती थी कि जैसी तुम्हारी काली शक्ल वैसी तुम्हारी काली किस्मत, लेकिन तुम्हारी किस्मत उज्जवल निकली और मेरा नसीब काला हो गया। ऐसी किस्मत को क्यों कोस रही हो? तनीषा अपनी बहन को अपनी सारी परेशानियां बताती है, जिसे सुनकर निशा को बहुत अफसोस होता है। तुम्हारे साथ कितना सब कुछ हो गया, वहाँ उन महिलाओं ने मुझे सब कुछ बताया था और अब तुम्हारे मुंह से सारी हकीकत जानकर विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी तुमने मुझे एक बार फोन नहीं किया। कम से कम बहन होने के नाते ही मुझे बताती तो सही। अगर तुम्हारा पति इतना ही परेशान करता है तो चलो मेरे साथ, चलो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं दीदी, पहले आपके ऊपर ये परेशानियां थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब जब मेरे ऊपर बीत रही है तो समझ आ रहा है। मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं अपने पति को संभाल लूंगी। इतने में तनीषा की 5 साल की बेटी आती है, जिसे देख निशा उसे गले से लगा लेती है। ये तुम्हारी बेटी है ना? कितनी प्यारी है। जी दीदी। अच्छा, आप बाहर क्यों खड़ी हो? चलिए अंदर आइए, कम से कम अपनी गरीब बहन के घर एक कप चाय तो पी कर जाइए। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी भांजी का हाथ पकड़कर अपनी गरीब बहन के घर के अंदर आती है, जहां वो देखती है कि घर में किसी भी चीज की सुख सुविधा नहीं है। फिर भी तनीषा उसे प्यार से 2 प्याली चाय की पिलाती है। दोनों बहनें प्यार प्रेम से एक दूसरे से बातें करती हैं।
आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपकी कितनी बहनें हैं? आप सबसे बड़े हैं या छोटे? कमेंट में बताना ना भूलें।